हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। दोस्तों, टॉक शोज जब हम आयोजित करते हैं तो उसमें विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते हैं, उनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक ऐसी नौजवान शख्सियत मौजूद हैं जिनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। श्री नवीन प्रशाली जी। नवीन जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोरा जी, आपने मुझे बुलाया और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके चैनल पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। नवीन जी एक सीनियर मीडिया मीडिया प्रोफेशनल्स हैं और विदेशों में भी रहे हैं। बहुत गहरा अनुभव है, अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ उनका रिश्ता बहुत पहले से है, प्रगाढ़ रिश्ता इसे मैं कहूँगा। उत्तराखंड की ये पृष्ठभूमि से हैं। अब उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से इलेक्शन लड़ने जा रही है और ये अपने आप में जो आपका जो प्रचार प्रसार है वो काफी बड़े पैमाने पर है। कुछ बड़े वादे भी किए गए हैं। इन सब चीजों की एक, क्या कहते हैं ना, कि पहली जानकारी, अच्छी बेहतर गहन जानकारी हम प्राप्त करेंगे नवीन जी से। नवीन जी, काफी गहमा गहमी है उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी कुछ हलचल मचा रही है वहां पर, क्या कहना है आपका? जी, बोरा जी, आपने सही बोला कि पहली बार उत्तराखंड का चुनाव मुद्दों पर होने जा रहा है। इससे पहले जितने भी यहाँ पर चुनाव हुए 20-21 साल में, जब से राज्य मिला, तब से जो परंपरागत राजनीति करने वाले दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बारी बारी से सत्ता पर आए, सत्ता का सुख उन्होंने भोगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका में रही, और अगर कांग्रेस सत्ता में रही तो भाजपा ने मित्र विपक्ष की भूमिका यहाँ पर निभाई। लेकिन जी। जब से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, खास तौर पर तब से जब से अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सभी 70 सीटों से चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड का आम आदमी ही चुनाव लड़ेगा, उत्तराखंड का आम आदमी तय करेगा कि उत्तराखंड का विकास कैसे होगा, तब से लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी का कारवां लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अरविंद जी के आने से जो लगातार वो घोषणाएं कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी, हमारा प्रांतीय जो पूरा प्रांतीय टीम है और जो हमारा हाईकमान है, दोनों का एक बहुत बेहतरीन समन्वय इस वक्त देखा जा सकता है। और उसी के दम पर हम अपनी बात को एक चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जनता तक पहुंचा रहे हैं, धरातल पर पहुंचा रहे हैं और अपनी चुनावी रणनीति को एक लय दे रहे हैं। तो वो लय को देखकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आतंकित है, क्योंकि परसों ही अरविंद जी फिर घोषणा करके गए थे रोजगार को लेकर। तो उस घोषणा के बाद तो भारतीय जनता पार्टी, मैं समझो कि मतलब पूरा भय का वातावरण है, बार बार पूछ रहे हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो हम हर जवाब उनका देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा परसों के उस पर बात पर आऊं जो अरविंद जी यहाँ पर घोषणा मैं करके उसके गए थे, ऊपर आना हालांकि। चाहूँ, मैं उस पर आता हूँ, जी जी, थोड़ी देर में ओके। आता हूँ। पहले जी 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 मैं जी जरा उत्तराखंड की पृष्ठभूमि को समझ लूं दर्शकों के लिए, कि आ, पहली बार आम आदमी पार्टी इतने बड़े रूप में उत्तराखंड में आई है। उत्तराखंड मुख्यतः कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, देखा जाए तो आपस में लड़ाई करने की भूमि रही है। लेकिन जी अभी जो आपका ये खास तौर से जो एक तीसरा नेत्र खुला है वहां पर आम आदमी पार्टी का, इसने बड़ी जी। हलचल मचाई है। तो उस पृष्ठभूमि में जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक तरह से फिक्डम रहा है, वहां पर आप पेनिट्रेट कैसे करेंगे? चुनौतियां क्या देखिए सर, ये जरूर पिछले 20-21 सालों में मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। राज्य है? जी। आंदोलन जब हुआ था, जब उत्तराखंड की मांग क्यों की गई थी? जी। उत्तराखंड की मांग हुई थी विकास के मुद्दे पर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, हमारी राजधानी लखनऊ थी, लखनऊ से हमारा बजट बनता था, वो बजट आते आते हरिद्वार से पहले खत्म हो जाता था, उधम सिंह नगर से पहले ही खत्म हो जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। तो ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र जिसको आज उत्तराखंड कहते हैं, एक तरफ से नेग्लेक्ट हो गया, विकास के उपेक्षित हो गया, विकास यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। तो यहाँ के तब लोगों में ये चेतना जागी कि अगर हम अपना राज्य मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे, तो हमारा बजट हमारे में खर्च होगा और हम विकास की राह को देख पाएंगे। तो उस जी। सपने के साथ उत्तराखंड की मातृ शक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग, बच्चे, सबने एक सुर में मिलाते हुए उत्तराखंड राज्य की मांग की उस वक्त। और एक बड़ा आंदोलन, आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से एक मिनी आंदोलन उत्तराखंड का कह सकते हैं। 42 शहादतें हुई, लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उत्तराखंड राज्य मांग पर, और हंसते हंसते वो प्राण अपने न्यौछावर करते गए। और उसके बदौलत तब जाके कहीं 2000 में हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन जो शहीदों ने सपना देखा था,
जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था, उस अवधारणा को कहीं ना कहीं ये परंपरागत राजनीति करने वाले दल जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस थे, इन्होंने 20-21 साल में उसको पीछे छोड़ दिया। और उत्तराखंड जब बना तो उससे पहले यहाँ 20-22 विधायक हुआ करते थे और 1-2 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब से उत्तराखंड बना तो यहाँ पर 70 विधायक होने लग गए, 11 मंत्री हुए, एक मुख्यमंत्री, उसके बाद एक बड़ा सा जो प्रशासनिक लाव लश्कर यहाँ पर बना, उसी की पूर्ति करते करते सरकार थक गई, क्योंकि सरकार ने कभी रेवेन्यू रिसोर्सेज पर ध्यान नहीं दिया, कभी सरकार ने ये नहीं सोचा कि हम अपने खर्चे कैसे वहन करेंगे। हमेशा केंद्रीय सहायता, अनुदान और अंशदान पर ही यहाँ पर निर्भर रही सरकार, या फिर खनन और शराब पर ही उन्होंने फोकस किया। तो उसका परिणाम ये रहा कि आज पूरा उत्तराखंड का खजाना खाली हो गया है। 3,000 करोड़ के कर्ज पर मिला उत्तराखंड आज 66,000 करोड़ के कर्ज में बैठा हुआ है। और युवा बेरोजगार हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 22.3% बेरोजगारी दर के साथ आज उत्तराखंड देश का नंबर 1 बेरोजगार प्रदेश बन चुका है। और यहाँ सरकारी शहर में आप देखेंगे दिनेश जी, बिल्कुल ही जो आउटसोर्सिंग के ठेकेदार हैं उनके द्वारा हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है। आज कर्मचारी सड़कों पर हैं, पूरे राज्य में आंदोलन ही आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार से वो संभल नहीं रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है। और 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी जब आई थी, ये लास्ट सरकार, इसने एक स्थिर सरकार का वादा यहाँ पर किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक 3 सरकारें बदल चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बदला, उनके साथ पूरा जो शासन का लाव लश्कर बदला गया है। तो इसी में जो यहाँ का धन बर्बाद हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है। ये बात आपकी सही है कि पिछले कुछ महीनों में ही 3 मुख्यमंत्री देखे हैं उत्तराखंड ने, जो अपने आप में शायद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रशासनिक अंग है, उसमें थोड़ी-सी ढील-ढाल सी नज़र आती है उसकी वजह से। खैर, अब आते हैं कि आपके अरविंद केजरीवाल जी आए थे हल्द्वानी में, उन्होंने जनता के साथ काफ़ी वादे किए हैं और जिसमें कुछ वादे मुफ्त बिजली के हैं, जैसे कि दिल्ली में उन्होंने किया है, प्लस 1 लाख लोगों को नौकरी देनी है। बहुत सारे और भी ऐसे लोक लुभावने वायदे हैं। आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ आपने कहा कि संसाधनों की कमी है सरकार के पास, तो फिर इसको आप कैसे पूरा कर पाएँगे? जी सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये अरविंद जी का तीसरा दौरा था, जो हल्द्वानी का दौरा था। उससे पहले वो 2 दौरे देहरादून में कर चुके थे, और जब भी आते हैं कुछ न कुछ घोषणा होती है। पहले उन्होंने बिजली की गारंटी दी थी, उसमें 4 पॉइंट दिए थे कि हर 24 घंटे बिजली दी जाएगी, 300 यूनिट तक बिजली हर घर को फ्री दी जाएगी। उसके बाद किसानों को कृषि के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, और जो बिजली के खराब बिल आए हैं उनको माफ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो बिल आए हैं बहुत ही बढ़ के बिल आए हैं। सभी लोगों में रोष है उन बिलों को देखकर, लोग बिल भर नहीं रहे हैं। तो उसको देखते हुए पूरा अरविंद जी ने 4 पॉइंट उस वक्त कहे थे। उसके बाद जो अभी रिसेंट दौरा हल्द्वानी का हुआ, तो वहां पर अरविंद जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की रोजगार को लेकर, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। और हमारा जो पलायन का मुख्य कारण है वो बेरोजगारी ही है। इससे हम दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की ओर जाते हैं अपने बहुत सुंदर से प्रदेश को छोड़कर। तो अरविंद जी ने यहाँ पर 6 बिंदुओं पर घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर युवा को रोजगार मिलेगा, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो एक घर में एक युवा को 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता एक हिसाब जी, से मिलेगा। मतलब जी, घर में अगर 2 युवक हैं तो उसमें से एक को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ताकि उनके घर का खर्चा चल सके। और हम जी, सरकार में जब आएंगे 2022 में, उसके बाद 6 महीने के अंदर हम 1 लाख जो रोजगार हैं सृजित करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे। क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि 65,000 वर्तमान में सरकार के पास रिक्त पद हैं, जिनको सरकार पैसे की कमी से भर नहीं पा रही है, और उनको भरना भी नहीं चाहती। बार बार घोषणा कर रही है कि हम ये जॉब निकाल रहे, वो निकाल रहे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद अरविंद जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि 80% जो हिस्सा होगा, भागीदारी होगी, वो उत्तराखंड के युवाओं की होगी। यहाँ के चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हो, उनमें 80% स्थानीय युवा और लोगों की होगी। तो एक बहुत बड़ी घोषणा वो थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर जिस प्रकार हमने अभी हमारी सरकार ने कोविड काल के दौरान दिल्ली में एक जॉब पोर्टल क्रिएट किया था, तो उसमें लगभग छोटी बड़ी नौकरियां मिलाकर 10 लाख नौकरियां आई थी उसमें। जी, तो एक बहुत बड़ा जरिया बना था वो नौकरी के लिए। और उसके बाद उत्तराखंड की व्यवस्था को देखते हुए, जिस प्रकार से यहाँ से पलायन होता है उसको रोकने के लिए और रोजगार जी, देने के लिए, रोजगार और पलायन मामलों का एक अलग से मंत्रालय बनेगा। तो ये 6 पॉइंट पर बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने की। और जब से घोषणाएं की हैं,
तब से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आतंकित है, भयभीत है, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। वो हमसे बार-बार पूछते हैं कि आप 300 यूनिट बिजली कैसे दोगे? आप 5,000 बेरोजगारी भत्ता कैसे दे दोगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड का बजट है, लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, उसका 25% हिस्सा आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। वो जी। पैसा सब लोगों के जेब में जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी की ये विशेषता है कि वो भ्रष्टाचार को रोकती है, लीकेज को रोकती है और जो पैसा बचता है उससे जनता को देती है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप सर यहाँ देखेंगे, बोरा जी, मैं आपको बताऊंगा कि आप भी हैरान होंगे कि हमारे उत्तराखंड में हर साल लीकेज के नाम पर 1600 करोड़ की बिजली चोरी होती है। जी। लीकेज के नाम पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनका लीकेज रेट अगर आप देखोगे तो 42%, 40% ऐसा है जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है। वहीं पर जो पहाड़ी जिले हैं जहां पर इंडस्ट्री नहीं है वहां पर 10-12% है। तो 10-12% जब वहां पर है, ट्रांसमिशन लॉस है, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर तारे, जहां पर खंबे नजदीक नजदीक है, वहां पर इतना ट्रांसमिशन लॉस कैसे हो रहा है? तो ये लीकेज के नाम पर जो चोरी करवा रही है सरकार, और सरकार उसको रोकने में असफल है। अगर हम उसी को रोक देंगे तो हम यहाँ 300 यूनिट बिजली आराम से दे सकते हैं। हमें साल का 1200 करोड़ चाहिए, 1600 करोड़ की चोरी हो रही है, 400 और बचा सकते हैं अगर उसमें करें। और आप 25% हिस्सा जो बजट का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, अगर हम 5-5 हजार रुपए जो 8 लाख बेरोजगार हमारे आज रजिस्टर्ड हैं उनको देते भी हैं, तो हमारा सालाना जो आर्थिक बोझ है वो 4,800 करोड़ का है। कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है। सरकार के पास पैसे बहुत होते हैं, लेकिन सरकार उनको असल मुद्दों पर लगाने के बजाय जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, आप यहाँ देखेंगे कि जो भी योजनाएं निकलती हैं उसका टेंडर 20%, 30% पर नीचे छूटता है। एस्टिमेट इतना बड़ा बना दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको कम में छोड़ा जाता है। उसमें ठेकेदार भी कमा रहा है, नेता भी खा रहे हैं। काम अगर 1 रुपया का है तो उसको 2 रुपए का एस्टिमेट बना दिया जाएगा और 1.75 पर उसको छोड़ा जाएगा। इस प्रकार की नीति यहाँ पर चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है। कांग्रेस आज जो मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते एकदम मृत विपक्ष की स्थिति में आ चुका है। आज वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में मुद्दा विहीन हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दों की राजनीति करती है, इनको कहीं न कहीं मुद्दों पर घसीट लाई है, अपने पिच पर घसीट लाई है और ये यहाँ पर चारों खाने चित हो चुके हैं। तो इसलिए भय के अतिरिक्त इनके पास कुछ आज है नहीं और चारों तरफ निराशा भारतीय जनता पार्टी में है। इनके नेता आपस में ही बयानबाजी कर रहे हैं और अपने मनोरंजक व्यवहार से, नाटकीय व्यवहार से जनता का ध्यान उत्तराखंड के असल मुद्दों से भटकाकर दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर उस सब समझा रही है जनता को कि किस प्रकार से हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार दिल्ली में तस्वीर रखी थी कि सरकार कैसे चलती है, सरकार में क्या हो रहा है, वो सब उत्तराखंड की जनता आज जानती है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक बात और ये भी मानकर चलता हूँ कि ये आपकी थ्योरी दिल्ली में भी कामयाब रही है और हम तो आशा करेंगे उत्तराखंड में भी कामयाब रहे। पर एक चीज और होती है जिसे कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। और मैं कभी कभी हैरान भी होता रहा हूँ कि केजरीवाल जी एक खुद एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं, एक तरह से ऑफिसर भी रहे हैं, आईआरएस के भी ऑफिसर रहे हैं और आईआईटी एक्सपर्ट भी हैं। तो उस हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है वो भी मजबूत है देखा जाए तो। अब मैं कई बार मैंने कुछ विद्वानों से बात की कि भारत के अंदर कभी कभी, जैसे मैंने बात की, जो दिखता है वो बिकता है, एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जहां पर आपको शो केस किया जा सके। शो केस करने के लिए कुछ ऐसा करना जरूरी है जो दरअसल एक ऐसा मॉडल है जिसे अपनाया जा सकता है। जैसे कि आपने दिल्ली में बहुत बेहतरीन स्कूल बनाए हैं। वो स्कूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल हैं, बच्चों को फ्री शिक्षा है, जो शिक्षक हैं उनको बेहतरीन सैलरीज हैं और अंदर जो आपने शिक्षा का जो वातावरण बनाया बहुत बेहतरीन बनाया है। अच्छा होता अगर आम आदमी पार्टी ने यही दिल्ली मॉडल के कुछ स्कूल दिल्ली बोर्ड से अटैच करके कुछ अलग राज्यों में बनाए होते, जैसे कि इंटरनेशनल बोर्ड के भी होते हैं, आईसीएसई बोर्ड के भी होते हैं। अगर आपने कहीं उत्तराखंड में 2 स्कूल भी ऐसे बना दिए होते, एक सपोज करो कुमाऊं में, गढ़वाल में, या हरियाणा में 2-3 स्कूल बना दिए होते, या उत्तर प्रदेश में 7-8 स्कूल बना दिए होते, पंजाब में 4 बना दिए होते, या गुजरात में 5-6 स्कूल बना दिए होते में, तो शायद ये 20 स्कूल मिलकर आपके लिए एक इतना बड़ा शो केस तैयार कर देते थे कि मैंने कहा जो दिखता है वो बिकता है। जब लोग आएंगे देखेंगे कि ये होने जा रहा है और यहाँ पर इस टाइम 4,000 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रभाव नवीन जी नहीं पड़ता है।
आज विभिन्न शिक्षा बोर्ड के स्कूल विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, और आपका अगर कोई कहते हैं कि नहीं दिल्ली बोर्ड को वहां से अनुमति नहीं मिलेगी, तो दिल्ली बोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करके वो वहां पर चला सकते हैं। आज इंटरनेशनल स्कूल सब जगह चलते हैं। मेरा खुद भी ताल्लुक रहा है एजुकेशन से, मैं 25 साल से फैकल्टी भी, एमबीएस को भी पढ़ाता हूँ, बाकी लोगों को पढ़ाता हूँ। तो एक टीचर होने के नाते, एजुकेशनिस्ट होने के नाते, दिल्ली के पास संसाधन है। जहां वो सैकड़ों स्कूल चलाते हैं, वहां 20 स्कूल और चला सकते हैं, लेकिन वो 20 स्कूल दूसरे राज्यों में होने चाहिए। और वो इससे अच्छा कोई भी उदाहरण लोगों के सामने नहीं होगा कि हमारे राज्य में आके दूसरे राज्य की सरकार के स्कूल चल रहे हैं फ्री में। ये बेहतरीन उदाहरण हो सकता था, जिससे आपकी पैठ गहरी हो सकती थी। दिल्ली मॉडल को वहां एमुलेट करने की जरूरत। क्या कभी इस पर ये आम आदमी पार्टी की सोचेगी? ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया सर। बातों बातों में ये बहुत अच्छा आइडिया आम आदमी पार्टी के लिए हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आवाज अरविंद जी तक जाएगी, मनीष सिसोदिया जी तक जाएगी, और वो उस पर गौर भी करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने दिया कि हम दो दो चार चार स्कूल अगर हर स्टेट में दिल्ली मॉडल पर दे दें तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब दिल्ली अपना एजुकेशन बोर्ड ला रहा है, अपना शिक्षा बोर्ड ला रहा है, तो शायद उसके बाद ये हमारी सरकार का एक हो सकता है कि उनके पास भी आइडिया हो। अगर नहीं भी होगा तो हम आपके फीडबैक से लेकर जरूर ये बात पहुंचाने की वहां पर कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा होता है तो फिर मैंने कहा ना, जो दिखता है वो बिकता है। वहां पे लोग देख लेंगे, अरे 5,000 बच्चे 2 शिफ्ट में पढ़ रहे हैं स्कूल में, खेलों की सुविधाएं हैं, इसकी सुविधाएं हैं, और दिल्ली के पास जी। संसाधन है। जहां दिल्ली बाकी 200-400 स्कूल मैनेज करते हैं, वहां ये 20-25 स्कूल इसमें मैनेज हो जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल। तो ये हो सकता है। इसका मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं करूंगा, वो तो लोकल गवर्नमेंट के काम है, लेकिन शिक्षा में प्रचार प्रसार बाकियों का भी है उसमें। दूसरी बात आते हैं, आपको अब चुनौतियां कहां से मिलती नजर आ रही हैं कि जो आपके रास्ते में उत्तराखंड के अंदर बाधा बन सकते हैं? जो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावन और राष्ट्रवाद के नारों में लोग बह के, क्योंकि वहां पर आर्म फोर्सेस के लोगों की संख्या बहुत है, तो क्या वो उनके नारों में बह के और विकास के नारे पीछे चले जाने की कुछ संभावनाएं आप देखते हैं? बिल्कुल नहीं सर, चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें, ये बहुत सच है कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ पर राष्ट्रवादी लोग रहते हैं। और अपने मैं समझता हूँ कि जहां तक मेरा ज्ञान है, राष्ट्रवाद जो असली राष्ट्रवाद है वो अपने देश पर मर मिटने और कुर्बान होने की प्रेरणा देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद आपस में लड़ाकर जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो है। वो तो इसलिए हम उसको फर्जी राष्ट्रवाद कहते हैं। वो हमारे यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है, क्योंकि हमारे लोग इस प्रदेश से बाहर भी रहते हैं। और सैनिक बॉर्डर पर सारे अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्तराखंड के सैनिक और बहादुर सैनिक हमारे यहाँ पर रहते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े उनको अवार्ड मिले हैं, गैलेंट्री अवार्ड से सुसज्जित लोग रहे हैं। और आजाद भारत का कहें, चाहे ब्रिटिश आर्मी का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड उत्तराखंडी को ही मिला है। तो ऐसे जो बहादुर कौम है उत्तराखंड की और समझदार है, और हम ऐसे लोग हैं जो हर समाज के साथ समन्वय बनाते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली बॉम्बे में भी हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं रहती। हर समाज का लोग उत्तराखंडी को पसंद करता है, क्योंकि उत्तराखंडी की जो ईमानदारी है, शालीनता है, उससे हर पूरा प्रदेश, पूरा विदेश, देश विदेश में सभी लोग प्रभावित होते हैं। वो हमारा एक विशेष गुण है, दैवी गुण है, क्योंकि इसलिए यहाँ देवभूमि भी कहा गया है। और मुझे पूरा यकीन है, हो चला है अब, कि हमारे यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग, देवतुल्य जनता असली राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद में बखूबी अंतर को जानती है, समझती है। तो इसलिए इस बार जनता चाह रही है कि इन राजनीतिक दलों की सरकार ना बनाई जाए, अपने उम्मीदों की सरकार बनाई जाए। जिस अवधारणा के लिए उत्तराखंड के शहीदों ने अपने प्राण गंवाए थे, उस अवधारणा को साकार करने के लिए ये सरकार बनानी है। तो उनको ये पता चल चुका है कि शहीदों के सपनों को साकार करने की ताकत न तो भारतीय जनता पार्टी में है और न ही कांग्रेस में है। अगर उन सपनों को कोई साकार कर सकता है तो वह है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जो उसी दिशा में अपनी जो चुनावी रणनीति को लय में ला रहे हैं अरविंद जी। और इस प्रदेश की जनता के भले के लिए, और हमारा पूरा प्रांतीय जो नेतृत्व है उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। उसको देखते हुए जनता समझ रही है, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आनी चाहिए। एक बार इनको भी मौका देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा होता है और बदलाव आता है और सकारात्मक बदलाव आता है, तो वो सबके हित में होता है। अल्टीमेटली जनता को यही चाहिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव उनके लिए हो, बेहतर उनके लिए हो, व्यवस्था बेहतर हो,
करप्शन कम हो और साथ में लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी जीने का जरिया प्राप्त हो सके। जी। जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी, कोई आखिरी संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड की जनता से ही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आपने 20-21 सालों से इस उत्तराखंड के दोहन को बहुत करीब से देखा है और आप उसके दंश को झेल रहे हैं। और जो 21 साल की जो दुर्दशा है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी उस दुर्दशा को 21 महीने में दुरुस्त करने का प्लान बना रहे हैं। तो आपने अरविंद जी के हाथ को मजबूत करना है और आम आदमी पार्टी का साथ देना है, इस क्रांति को आगे बढ़ाना है। ये जनता की सरकार है, इसको लाएंगे तो आपके अपने उम्मीदों की सरकार बनेगी और राजनीतिक दलों की सरकार आपने 20-21 साल से देख ली है। इसलिए अब एक मौका आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में जरूर मिलना चाहिए। हम सब उत्तराखंडी मिलकर अपने उत्तराखंड को इस राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। इसी कामना के साथ भगवान बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ का सभी को आशीर्वाद है और प्रार्थना है और आपको भी उत्तराखंड देवभूमि की तरफ से बहुत-बहुत नमन और साधुवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, हम इसी बात पर लेंगे आपसे विदा और शुक्रिया अदा करेंगे नवीन प्रशाली जी का। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमारे चैनल पर आए और लोगों को आम आदमी पार्टी के विचारों से अवगत कराया, जो घोषणाएँ हुई हैं, उससे अवगत कराया। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद नवीन जी। और बहुत जल्दी मुलाकात बहुत-बहुत होगी दर्शक मित्रों, नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ इसी चैनल पर हमारे साथ बने रहिएगा। शुक्रिया आप सबका।